दोस्तों, आज मैं अनुज गर्ग आप लोगों से चाइना के एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बात करने वाला हूं जहां मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, जहां पे उनकी 16,000 से भी ज्यादा मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है, जो चाइना का सबसे विवादित क्षेत्र है जिसका नाम जिनजियांग है। यह चाइना के उत्तर पश्चिम में लोकेटेड है, चाइना के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहने को यह प्रांत चाइना का सबसे बड़ा प्रांत है और इसका आकार इतना बड़ा है कि यह 12 देशों के साथ अपनी बॉर्डर्स को साझा करता है, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसकी जो सीमा रेखा है वो जिनजियांग प्रांत से लगती है। रूस भी इसमें शामिल है, 12 देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है। और इस जिनजियांग प्रांत में सबसे ज्यादा लोग जो रहा करते हैं वो हैं उइगुर मुसलमान। ये उइगुर मुसलमान चाइना के इस क्षेत्र में लगभग 11वीं सदी से रह रहे हैं। 11वीं सदी के आसपास चाइना के इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने इस्लाम को अपनाया। हालांकि यहां पे हमेशा से इस्लाम नहीं था। 11वीं सदी के पहले यहां पे चाइना की एक टैंग डायनेस्टी हुआ करती थी, उसका कब्जा था। उसके पहले भी यहां पे लोकल राजा रूल करते थे और यहां पे बुद्ध धर्म काफी ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन 11वीं शताब्दी के आसपास यहां के लोगों ने इस्लाम को अपनाया। तब से लेके आज तक यहां पे जो बहुसंख्यक क्षेत्र है जो जिनजियांग प्रांत में चाइना की रहते हैं वो मुसलमान हैं। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर मैं 1949 के 1949 के आंकड़ों की बात करूं, मैं 1949 की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसी वर्ष में आधुनिक चाइना की नींव वहां के राजनेता, एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ सेतुंग या माओ जेडोंग के नाम से जिनको जाना जाता है, उन्होंने आधुनिक चाइना का निर्माण किया था 1949 को। तो 1949 के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो चाइना के जिनजियांग प्रांत में जो पॉपुलेशन थी टोटल, उसमें से 76% मुसलमान होते थे और लगभग उस क्षेत्र में केवल 6% हैन चाइनीज लोग होते थे। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हैन चाइनीज लोग पूरी चाइना में बहुसंख्यक हैं। अगर आप पूरे चाइना की बात करोगे, पूरा चाइना मतलब अगर मैं इस पूरे क्षेत्र को चाइना की बात करूं तो इस पूरे क्षेत्र में अगर मैं हैन चाइनीज की कम्युनिटी की पॉपुलेशन की बात करूं, जनसंख्या की बात करूं, तो वो टोटल चाइना की पॉपुलेशन का 92% है, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। लेकिन इस क्षेत्र में हैन चाइनीज लोग केवल कितने प्रतिशत है? 6% है। और आज की तारीख में जो लोग पहले, मुसलमान पहले चाइना के उस क्षेत्र में 76% हुआ करते थे, उनका प्रतिशत गिर के 42% हो गया है। और जो चाइना के 6% हैन चाइनीज लोग जो पूरे चाइना में मेजॉरिटी में हैं, इस क्षेत्र में माइनॉरिटी में थे, उनकी जनसंख्या बढ़ के इस क्षेत्र में 40% हो गई है। तो लगातार मुसलमानों की जनसंख्या इस क्षेत्र में गिरती चली जा रही है और हैन चाइनीज लोगों की जनसंख्या इस क्षेत्र में बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आखिरकार यह हो क्यों रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि 7 मार्च 2024 को चाइना के उसी क्षेत्र के जिनजियांग क्षेत्र के एक बहुत बड़े ऑफिशियल ने यह बात कह दी है कि अगर चाइना में इस्लाम को सरवाइव करना है तो वो चीनी वर्जन ऑफ इस्लाम को अडॉप्ट करेंगे, तभी इस्लाम सरवाइव कर सकता है, उसका अस्तित्व रह सकता है। अगर वहां पे तुर्क फॉर्म ऑफ इस्लाम हुआ तो वो चाइना में नहीं चल सकता है। और यह बात बहुत नई बात नहीं है। 2022 में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी एक ऐसा ही बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, ध्यान से पढ़िए, इस्लाम इन चाइना मस्ट बी चाइनीज इन ओरिएंटेशन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, कि अगर चाइना में इस्लाम को रहना है तो उसको अपने व्यवहार में, इस्लाम को अपने व्यवहार में चाइनीज होना पड़ेगा, तुर्किश नहीं, सेंट्रल एशियन इस्लाम का वर्जन नहीं चलेगा, बल्कि चाइनीज वर्जन ऑफ इस्लाम चलेगा। मैंने आपको बताया, इसीलिए जो जनसंख्या है वो 76% से ड्रॉप होके चाइना में मुसलमानों की उस क्षेत्र में 40-42% हो गई है और हैन चाइनीज की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा हो कैसे रहा है और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ना तो वहां के लोगों को दाढ़ी रखने दी जाती है, ना ही उनको रोजा रखने दिया जाता है,
दाढ़ी और रोजा, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से यहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए, तो दाढ़ी उन क्षेत्रों के लोगों को नहीं रखनी जाती है वहां पे जो मुसलमान है, ना ही रोजा। जीनोसाइड किया जाता है, 16,000 से भी ज्यादा मस्जिदें तोड़ी जा चुकी हैं। स्टेट सैंक्शनड रेप, मतलब इससे बड़ा क्राइम कभी भी कोई भी सरकार कमिट नहीं कर सकती। और आपको लग रहा होगा कि मैं यहां पे अतिशयोक्ति कर रहा हूं, ग्लोबल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट नाम के संस्थान की रिपोर्ट के हिसाब से 2017 में उइगुर मुसलमान जो प्रीडोमिनेंट है चाइना के जिनजियांग क्षेत्र में, वाइड स्प्रेड रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज की जानकारी मिल रही है। क्योंकि चाइना चाहता है कि जो लोग वहां पे रहते हैं उनकी आइडेंटिटी चाइनीज पहले हो और मुसलमान बाद में। और जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए 1 करोड़ आबादी वाले जिनजियांग प्रांत में जो मुसलमान हैं उनमें से लगभग 20 लाख मुसलमान आज जेल में हैं। तो हम मित्रों आज इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उनका इस पे क्या कहना है। क्योंकि एक शौक की बात यह है कि मैं आज आपको पूरे इतिहास को बताने वाला हूं। लगभग 15-20 मिनट में हम सारी चीजों को समझेंगे, इतिहास से जुड़ी हुई, वर्तमान से जुड़ी हुई, और हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो सऊदी अरेबिया, जो जहां पे मक्का और मदीना जैसी इस्लाम की होलीएस्ट साइट है, पाकिस्तान जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, आप जरा इमरान खान के इस स्टेटमेंट को सुनिए, आपको पता लगेगा कि इमरान खान ने भी इस पे चाइना का समर्थन ही किया है जहां पे मुसलमानों के साथ एट्रोसिटी हो रही है। आप इस स्टेटमेंट को सुनिए। But you won't speak out against what's happening in China? If I had enough knowledge, I would speak about it. It is not so much in the papers. तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के पहले के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जिनजियांग के मुद्दे पे एक प्रकार की चुप्पी साध ली, और इसी तरह का व्यवहार कुछ सऊदी अरेबिया कर रहा है, जो मक्का और मदीना जैसी इस्लाम की होली साइट्स हैं, उनका गढ़ है जहां से इस्लाम का राइज हुआ, उसने भी चाइना के खिलाफ जाने से मना कर दिया है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, इस पूरी बात को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मित्रों, ये जो जिनजियांग प्रांत है आपका, चाइना का सबसे बड़ा प्रांत है। उइगुर मुसलमान यहीं पे बहुसंख्यक में रहते हैं। पहले लगभग 76% पॉपुलेशन होती थी, आज कम हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था 12 देशों के साथ ये अपनी बॉर्डर साझा करता है। और आप देख सकते हो कि चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है जियोपॉलिटिकली। भाई साहब, शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तो ये पूरे देश सेंट्रल एशिया के देश है ना, मध्य एशिया के देश हैं। मध्य एशिया में टोटल 5 देश आते हैं, KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो अगर चाइना को मध्य एशिया में जाना है तो ये वाला रीजन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए ये वाला रोड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चाइना के लिए जियोपॉलिटिकली। इंडिया से भी इसकी बॉर्डर शेयर होती है, और यहां पे अभी बहुत विवाद चल रहे हैं। एक समय ऐसा भी था कि ये जो हिस्सा हुआ करता था, ये अपने आप को, इतिहास को कहीं ना कहीं जोड़ के देखता था तुर्कों से, तुर्की से। तो ये अपने आप को अलग करने की बात कर रहा था, जैसे बलूचिस्तान के क्षेत्र में होता रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से चाइना से खुद को अलग करने की डिमांड जिनजियांग प्रांत भी कर रहा था। और अगर जिनजियांग प्रांत चाइना का अलग हो जाता तो फिर क्या होता, क्योंकि वो अपने जड़ें कहां पे ढूंढ रहे थे, इस्लाम में ढूंढ रहे थे, जो कि तुर्कों से मिलता है, जो कि तुर्कों से मिलता है। तो ये अगर अपने आप को अलग करते, ना तो इनका रहन सहन चाइना के लोगों की तरह है, ना ये दिखते चाइना के लोगों की तरह है, टोटली अलग है। समझ में आ रहा है आपको। लेकिन चाइना क्या चाहता है, ये लोग चाइनीज आइडेंटिटी को अपनाएं। तो जियोपॉलिटिकल पूरा गेम है। इस मैप को देख के आप समझ पा रहे होंगे। तो 12 देशों से बॉर्डर साझा होती है, मैं डिटेल में बात करूंगा। अब देखो मित्रों, मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। हर देश का एक डीएनए होता है उसके ऊपर, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली इस मुद्दे को यदि समझना है तो यह भारत के ऊपर स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है।
देखो, भारत की जो नीति है वो कौन सी नीति है? एक अहिंसा की नीति भारत की हमेशा से रही है। कलिंग के युद्ध को अशोक जीत गए थे। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग के बैटल को लड़ा था, युद्ध को लड़ा था। उड़ीसा के क्षेत्र में कलिंग पड़ता था और अशोक इसके लगभग कितने सालों बाद तक जीवित रहे? इसके 29 साल बाद तक अशोक जीवित रहे थे, इस धरती पे रहे थे। लेकिन कलिंग के युद्ध को जीतने के बाद उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिया था, उन्होंने हिंसा की नीति को त्याग दिया था। अगर अशोक कलिंग के युद्ध के बाद भी युद्ध की नीति जारी रखते, अहिंसा पे नहीं आए होते, तो उन्होंने अगले 29 साल में भी कितना साम्राज्य बनाया होता, कितना साम्राज्य बढ़ाया होता। लेकिन उन्होंने अहिंसा की नीति को अपनाया। तो प्राचीन समय में भी भारत के डीएनए में अहिंसा थी, राष्ट्रीय आंदोलन में भी अहिंसा थी, विविधता में एकता ये भी भारत के डीएनए में है, वसुदेव कुटुंबकम भारत के डीएनए में है। तभी तो हमने जब कोविड-19 के समय एक मौका आया था तो हमने वैक्सीनेशन की मदद भी प्रोवाइड करी थी जिन भी देशों को जरूरत थी, जिसमें मालदीव्स भी था। भारत से खूब मदद ली, हालांकि आज वो चाइना के पक्ष में जाके बैठ रहा है, ठीक है, और भारत से दूर जा रहा है। तो कोविड-19 के समय हमने मदद भी करी। तो ये चीजें मित्रों भारत के डीएनए में प्राचीन समय से। भारत का डीएनए मतलब क्या? एक देश का भी डीएनए हो सकता है ना। प्राचीन समय से वर्तमान समय तक जो बातें उसके कोर में है, जो उसके दर्शन में है, एक अहिंसा है, एक विविधता में एकता है और एक वसुदेव कुटुंबकम है। आई होप इन बातों से आप एग्री करोगे। एक और उदाहरण देता हूं, एक देश के डीएनए का मतलब क्या होता है। आप रशिया की डीएनए की बात कर लें तो रशिया के डीएनए में है मित्रों, हमेशा वो अपनी यूरोपीय पहचान पे बल देता है। देखो, अगर आप कभी विश्व मानचित्र को, वर्ल्ड मैप को जाके देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि रशिया का केवल 25% हिस्सा यूरोप से टच होता है, जबकि उसका 75% हिस्सा जो है, जो 25% हिस्सा है वो उसका यूरोप से टच होता है और उसका जो 75% हिस्सा है वो एशिया से टच होता है। लेकिन आप और मैं रशिया को जब सोचते हैं रशिया के बारे में तो हम उसकी यूरोपीय पहचान सोचते हैं कि हाँ यार यूरोपीय देश है, यूरोप की तरह अपने दिमाग में बात आती है, लाइफ स्टाइल वगैरह। रशिया खुद भी हमेशा यही चाहता है उसकी यूरोपीय पहचान रहे, ये उसके डीएनए में है। आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। एक बार क्या हुआ, मंगोल साम्राज्य ने रशिया के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है। कब किया था? 13वीं शताब्दी के आसपास किया था। 1250 के आसपास इन्होंने अटैक करा था। जो कीवियन रूस एम्पायर उस समय रशिया का हुआ करता था। तो मंगोलों ने खूब आक्रमण कर दिया। अब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पे आक्रमण करेगी तो उसका कुछ कल्चरल और सोशल यानी कि सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। तो मंगोलों के आक्रमण के बाद हुआ क्या, यहां के जो लोग थे, मंगोलों के आक्रमण के बाद क्या हुआ, तो ये रशिया आपको यहां देखने को मिल रहा है, ये मंगोलिया का एरिया है ना। तो मंगोल ने क्या करा, रशिया पे अटैक करा 1250 के आसपास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 1250 के आसपास जब मंगोलों ने रशिया पे आक्रमण करा, सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव पड़ा। और सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव क्या हुआ कि रूस के लोग मंगोलों की तरह बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने लग गए। अब मंगोल कौन है? एशियाई हैं। रूस अपने अलग ही एक प्रकार से नशे में था कि मैं तो यूरोपीय पहचान अपनी पूरे विश्व में बनाऊंगा, और जबकि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना मंगोलियन पहचान है जो कि एशियाई पहचान है। तो ये जो रूस के लोग थे, ये जो रूस के राजा थे, ये अपनी एशियाई पहचान से बहुत नफरत करते थे। इसलिए पीटर द ग्रेट करके 1700 के आसपास जब एक शासक आएगा तो वो पता है क्या करेगा, वो दाढ़ी पे ही टैक्स लगा देगा भाई साहब। और आज चाइना ने भी दाढ़ी पे टैक्स लगा रखा है जिनजियांग के रीजन में, क्योंकि मुसलमान बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं। अब चाइना चाहता नहीं है कि उनको वो चाइना बोल रहा है कि पहले चाइना फिर आप अपने धर्म को माने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो काम पीटर द ग्रेट ने करा, दाढ़ी कटवा दी लोगों की, क्योंकि वो अपनी एशियाई पहचान से नफरत करता था। वो चाहता था कि रशिया के लोगों को विश्व भर में यूरोपीय पहचान के रूप में जाना जाए। जब लोगों ने मंगोल के आक्रमण के बाद सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा, मंगोलों की तरह दाढ़ी रखना शुरू कर दी, इसने दाढ़ी पे टैक्स लगा दिया, एशियाई पहचान से नफरत करता था। तो रशिया के डीएनए में है मित्रों यूरोपीय पहचान। तो भारत का डीएनए है अहिंसा की नीति, वसुदेव कुटुंबकम, विविधता में एकता। रशिया के डीएनए में है यूरोपीय पहचान। जब लोग यूरोपीय पहचान से दूर गए तो वापस लेता आया। उसी प्रकार से चाइना में भी अभी दाढ़ी पे बैन लगाया गया है। जिनजियांग के रीजन में मुसलमानों की तरह दाढ़ी नहीं रख सकते, चाइना की तरह आप बिहेव करो। तो जैसे मित्रों भारत का डीएनए है
जैसे मित्रों रशिया का डीएनए है, उसी प्रकार से चाइना के डीएनए में भी एक चीज है, और वो चीज है सबसे पहले चाइनीज पहचान। सबसे पहले चाइनीज पहचान, मतलब सारी तुम्हारी पहचान बाद में, सबसे पहले चाइनीज पहचान। और यही तो हुआ है अभी, जो जिनजियांग नाम का प्रांत है उसमें यही हुआ है अभी। आप अगर इस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो क्या बोला है ये स्टेटमेंट जो है, वो क्या है स्टेटमेंट, कि इस्लाम इन चाइना मस्ट बी चाइनीज इन ओरिएंटेशन। आप लोग अपनी एंसेस्ट्री जो ढूंढ रहे हो तुर्कों में मत ढूंढो, तुम चाइनीज पहले हो, और कभी भी अलग होने की बात मत सोच लेना। बोल दिया है शी जिनपिंग ने, चाइनीज ओरिएंटेशन में होगा। और यहां पे इन्होंने भी बोल दिया है कल कि हम तो करके रहेंगे, सिनीसाइजेशन करके रहेंगे, चीनीकरण करके रहेंगे। इंडो साइना वॉर, साइनो 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 से सीनी पकड़ो, चाइना चीनीकरण करके रहेंगे इस्लाम का। तो मित्रों ये कॉन्टेक्स्ट था। तो चाइना के डीएनए में, जैसे भारत के डीएनए में अहिंसा, भारत के डीएनए में विविधता में एकता है, ठीक है कि नहीं, उसी प्रकार से चाइना के डीएनए में हमें देखने को मिलता है सबसे पहले चाइनीज पहचान, बाकी सब चीजें भाड़ में गई। अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना जो है वो इतना ज्यादा चाइनीज पहचान पे, चाइनीज आइडेंटिटी पे जिनजियांग के लोगों को इतना फोर्स क्यों कर रहा है, इतना क्यों फोकस कर रहा है? क्योंकि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वे एक अलग देश बनाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को तुर्कों या तुर्कमेनिस्तान से जोड़कर देखने लगे थे। उनकी एंसेस्ट्री तो भाई साहब, अगर आप इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे, इस मैप को आप ध्यान से देखो, ये मंगोलिया है, ये रशिया है, ये चाइना है, और यहां पड़ रहा है आपका जिनजियांग का रीजन, और यहां पड़ रहा है, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान, ठीक है कि नहीं, ये हो गया ईरान, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया आपका KYR, नहीं, ये वाला एरिया हो गया आपका कजाकिस्तान, ये वाला एरिया हो जाएगा कजाकिस्तान, ये वाला हो जाएगा KYR किर्गिस्तान, ये हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान, ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, और ये हो जाएगा तजाकिस्तान। KKTTU, ये मिलके बनता है आपका सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में इस्लाम आ गया था। अब इस्लाम क्या कर रहा है, चाइना की बॉर्डर तक पहुंचा। तो यहां के लोगों ने क्या करा, 11वीं शताब्दी में इस्लाम को अपना लिया, और एक संप्रदाय आया उइगुर मुसलमान इस क्षेत्र में, ठीक है कि नहीं। तो यहां के लोग अपनी एंसेस्ट्री कहां से ढूंढते हैं, तुर्कों से ढूंढते हैं, क्योंकि तुर्कों से तो इस्लाम आया, उन्होंने अपनी एंसेस्ट्री तुर्कों से ढूंढना चालू कर दी। और आगे चल के उनकी एक डिमांड हो सकती थी कि हम एक अलग देश बनाएंगे, हम तो तुमसे ना तो मिलते जुलते हैं, ना ही तुम्हारी सारे रहन सहन है, हमारी तो कोई चाइनीज आइडेंटिटी नहीं है। शी जिनपिंग ने कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ, तुम्हारी चाइनीज आइडेंटिटी पहली है, इस्लामिक आइडेंटिटी बाद में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो 90% लोग कहते हैं कि वो एथनिकली तुर्क हैं। चाइना उन्हें टेंग डायनेस्टी का हवाला देता है। चाइना बोलता है कि भूल जाओ 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी में क्या हुआ उसे भूल जाओ, जरा तुम वापस आओ 8वीं 9वीं शताब्दी में। तो टेंग डायनेस्टी ने चाइना की कब्जा कर रखा था ना, तो फिर भारत भी बोल देगा कि भूल जाओ 8वीं 9वीं शताब्दी को, याद करो 6वीं शताब्दी को जब बुद्धिज्म हुआ करता था। तो ऐसे मत करो, आज जो है सच्चाई उसको अपनाओ चाइना, ऐसे तो मत करो। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहां पे अगर मैं वापस आता हूं तो क्यों इतनी ज्यादा चाइनीज पहचान पे फोकस कराया जा रहा है। मित्रों, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, 16,000 से ज्यादा मस्जिदें तोड़ी जा चुकी हैं। वहां पे चाइना बोलता है कि री एजुकेशन कैंप लग रहा है। री एजुकेशन मतलब हम पूरा, मतलब उनको पुनः शिक्षित कर रहे हैं। और उन री एजुकेशन कैंप में उनकी एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि ब्रेन वॉशिंग करी जाती है कि आप जो है अब छोड़ दो सारी चीजों को, आप पढ़ना बंद कर दो जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं उनको, आप रोजा रखना बंद कर दो, आप दाढ़ी रखना बंद कर दो, और चाइना पे फोकस करो, चीनी आइडेंटिटी पे फोकस करो, क्योंकि चाइना को इस बात का डर है। और वो डर इसलिए भी है क्योंकि भाई साहब 12 देशों के साथ में बॉर्डर साझा हो रही है, भारत के साथ, रूस के साथ। वो चाइना का प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाएगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की रोड तो वहीं से जाएगी। सेंट्रल एशिया में चाइना नहीं जा पाएगा, यूरोप में एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो जिनजियांग का रीजन है वो चाइना के लिए जरूरी क्यों है। सिल्क रोड इनिशिएटिव की बात कर लो, गैस पाइपलाइन की बात करो। आपको मैं कुछ आंकड़े बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा
कि क्या क्या है इस क्षेत्र में। तो मित्रों, क्यों इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए 12 देशों के साथ बॉर्डर, मध्य एशिया और यूरोप में प्रवेश द्वार, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, संसाधनों की बात करोगे 33% जो पूरे चाइना की नेचुरल गैस है वो इस क्षेत्र में है, 60% कॉटन पूरे चाइना के इस क्षेत्र में है, 38% कोयले का भंडार, 38% कोयल रिजर्व चाइना के इस क्षेत्र में है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना के लिए, ये समझ में आ रहा है। और एक दुख की बात यह है मित्रों कि जीनोसाइड हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसको स्टेट सैंक्शन रैप कहा जाता है। जीनोसाइड हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब पूछा जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो उस पे चाइना की सरकार बोलती है कि ये तो हमारा काउंटर टेररिज्म का कदम है, कि ये जो लोग जिनको हम कैंप्स में ले जा रहे हैं, इनमें से काफी सारे लोग अपनी ओरिएंटेशन में आतंकवादी मानसिकता के हैं, इसलिए हम काउंटर टेररिज्म के खिलाफ हमारा ये कदम है। देखो मित्रों, कभी भी ऐसी कुछ घटना होती है, चाइना, हम जितनी भी अभी आलोचना करें, तारीफ करें, बुराई करें, वर्ल्ड की ये सच्चाई है कि वर्ल्ड हमेशा दो धड़ों में बटा हुआ होता है। जब आप मजबूत होते हो, भले ही आप मक्कार हो, लेकिन जब आप मजबूत होते हो तो कुछ लोग आपके पक्ष में होते हैं और कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी गलत नीति है तो लोग आपके टोटल विपक्ष में हो जाएंगे, आपके पक्ष में भी लोग होते हैं। चाइना के विपक्ष में काफी लोग हैं, और खासकर इस बात को लेके काफी सारे वैश्विक संस्थानों का ऐसा कहना है कि हिटलर ने जो ज्यूज के साथ करा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, ये उससे भी खतरनाक है, और शायद दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक कभी इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है जो चाइना में हो रही है। लेकिन मित्रों, इसके विरोध में जो जिनजियांग में उइगुर मुसलमानों के साथ हो रहा है, उसके विरोध में तो भारत भी है, यूएसए भी है, बाकी कई सारे देश भी हैं, लेकिन लगभग 30+ कंट्रीज ऐसे हैं, 30+ कंट्रीज ऐसे हैं जो चाइना का समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि चाइना का यह कदम तो काउंटर टेररिज्म के खिलाफ है। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी, ये जो 37 देश हैं जो इस पक्ष में चाइना की समर्थन कर रहे हैं, इसमें से 14 देश मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, जहां पे इस्लाम का बर्थ हुआ। तो इन लोगों ने शायद चाइना को पहले चूज कर लिया है चाइना के मुसलमानों से। आप जरा स्टेटमेंट देखिए मोहम्मद बिन सलमान का, जो सऊदी अरेबिया में बखूबी काम कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में बखूब काम कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, MBS, डिफेक्टो रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया जिसको कहा जाता है, बखूबी काम। वहां पे ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम का कट्टरपंथी रूप को मॉडरेट फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। अगर आप इस पे एक वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताना, मैं पूरा आपको बताऊंगा कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम का जेनेसिस कैसे हुआ और कैसे फिर वहाबी विचारधारा आई जो कट्टरपंथी पे बेस्ड थी, और मोहम्मद बिन सलमान ने अब बोल दिया है कि ये मेरी लड़ाई है और मैं अपने जीवित रहते हुए सऊदी अरेबिया में ऊंची ऊंची इमारतें देखना चाहता हूं, और मैं एक्सट्रीम रेडिकल इस्लाम के लिए वेट नहीं कर सकता, उसका अंत होना जरूरी है। और सऊदी अरेबिया अपने आप की इमेज सुधारने में लगाए, मॉडरेट इस्लाम की तरफ जाना चाह रहा है। वहां पे ही इज डूइंग क्वाइट अ गुड जॉब। लेकिन जब बात आती है चाइना की, तो उनका कहना है कि चाइना हैज द राइट टू टेक एंटी टेररिज्म स्टेप्स मेजर्स टू सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट, कि उइगुर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो तो चाइना के अधिकार में है, उसको करना चाहिए अगर कोई भी कदम ऐसा हो जो आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ है। लेकिन क्या वहां पे रहने वाले 1 करोड़ लोग आतंकवादी हैं? 20 लाख लोग जो गिरफ्तार हैं वो आतंकवादी हैं? या चाइना उनको चाइनीज आइडेंटिटी में लाना चाहता है? मित्रों, अगर आप थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे पता लगेगा कि ऐसे देश जो चाइना के समर्थन में है उनका चाइना से हित जुड़ा हुआ है। 2017 में $70 बिलियन की डील हुई थी, पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है, आपको पता है। उसके बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, एक ही बात मेरे दिमाग में इस पूरे कृत्य से आती है, बड़ा दुख भी होता है, ठीक है, और एक बात मेरे दिमाग में आती है कि यहां पे इंडिया का जो दर्शन है ना, भारत का जो दर्शन, भारत का जो DNA है, जो बिलीफ है विविधता में एकता का मॉडल, यही ऐसा मॉडल है जो मानव सभ्यता को आगे ले जा सकता है। मित्रों, वर्ल्ड के कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने विविधता में एकता के मॉडल को अपनाया? जब ब्रिटिश भारत से जा रहे थे,
बोल रहे थे कि फेविकोल की तरह टुकड़े चिपक तो गए भारत के, टूट जाएंगे दोबारा, कितने दिनों तक फेविकोल टिकेगी। अरे यहां के पंजाब के लोग और बंगाल के लोग में इतनी विविधता है जितनी जर्मनी और फ्रांस में नहीं है। तो वो सोचते थे कि विविधता के मॉडल पे कभी भी एक देश बन ही नहीं सकता है। उनका आप स्टेटमेंट देखो कि जर्मनी में और फ्रांस में जितनी विविधता नहीं है उतनी तो बंगाल और पंजाब में है। तो जब वो अलग देश है तो इनका तो अलग देश होना जरूरी ही है। उनके साथ विविधता में एकता का मॉडल हो ही नहीं सकता था, लेकिन देख लो आप। तो आई होप मित्रों ये बात जो मैंने आपको पूरी समझाई वो आपको समझ में आ रही होगी। प्रीलिम्स के लिए आप लोग इस क्षेत्र को जिनजियांग के याद रखो और समझने का प्रयास करो ये कौन सी देशों से अपने बॉर्डर को टच करता है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में उचित जानकारी में दे पाया हूंगा। इसी प्रकार की और भी वीडियोस आगे मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।